गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर जो चल रहा है भौतिक विज्ञान, इसका ये लास्ट भौतिक विज्ञान का ये लास्ट जो है आपका क्लास है। इसमें विविध विविध के बारे में हम लोग जो है ऑनलाइनर पॉइंट देखेंगे, जो कि ये महेश बर्णवाल की चल रही है एनसीईआरटी। और इसमें मिसलेनियस है दोस्तों, क्योंकि मिसलेनियस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ जो निचोड़ है वो हम लोग देखेंगे। और दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। और इसके साथ आज हमारा भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री के आपके ऑनलाइनर मिलेंगे और फिर बायो के ऑनलाइनर आपको मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है, कह रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दोस्तों मुंबई में की गई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या ऐसे पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों यूरी गागरिन थे, जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री थे और ये 1961 में गए थे। नेक्स्ट पॉइंट करा कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम आपको बताना है। तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वैलेंटीना तेरेस्कोवा है, जो कि ये भी रूस की ही अंतरिक्ष यात्री हैं। तो प्रथम व्यक्ति जाने वाला यूरी गागरिन, ये भी रूस का अंतरिक्ष यात्री। और प्रथम महिला की अगर बात करें, जो कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, वो भी रूस की है, जिनका नाम वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। और जो यूरी गागरिन थे ये 1961 में गए थे, और वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है 1963 में अंतरिक्ष में पैर रखी थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि जीआईएफ का पूरा नाम आपको बताना है, यानी जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो ये ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये जीआईएफ का फुल फॉर्म है। अगला कह रहा है लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों लेजर द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है लेजर बीम द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में, पूछ रहा है नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत है। तो भारत में जितने ऊर्जा का उत्पादन होता है, संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय का जो प्रतिशत है वो लगभग 3.3% है। पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामों के लिए। अगला पॉइंट करा कि वायु का जो विशिष्ट ताप है, वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो वायु का विशिष्ट ताप जो बढ़ता है वो दाब वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो वो क्या है, वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो वो दोस्तों दाब वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला है, ज्वाला का आकार कैसा होता है। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसका आकार गोलाकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक है, गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्यो-ज्यो दाब बढ़ेगा बर्फ का गलनांक क्या होगा, गलनांक घटता जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर जो कार्यरत दाब है वो दाब जो है दाब बढ़ जाएगा, यानी दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों कहलाती है पराध्वनिक जो है आवृत्ति, पराध्वनिक तरंग कहलाती है। तो इसको 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग पराध्वनिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गैस में जो उत्पन्न होती है ध्वनि तरंगे, ये किस प्रकार की होती हैं। तो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डाफलर जो प्रभाव है, डाफलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो डाफलर प्रभाव ये ध्वनि से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश तरंग की जो गति है, गति की तुलना में रेडियो तरंग की जो गति है
कितनी होती है? तो प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की जो गति होती है, दोनों की गति एक समान होती है। चाहे रेडियो तरंग हो या प्रकाश तरंग की गति जो है, ये दोनों की गति एक समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का जो वेग होता है, वह अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी भी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश क्या हो जाता है? अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो वो दोस्तों अवशोषित करता है ओज़ोन परत। पराबैंगनी किरणों को ओज़ोन परत अवशोषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब वायु की गति बढ़ जाती है, तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु की गति बढ़ने पर दाब पर जो है दाब घट जाता है। यानी वायु की गति जो बढ़ेगी, दाब घटता जाएगा, तो दाब घट जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दंत जो चिकित्सक होते हैं, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण हैं? तो प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे और एक्स जो किरणें हैं, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश का जो कण का सिद्धांत है, वो किसने दिया? तो प्रकाश का जो कण का सिद्धांत है, वो न्यूटन ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का कण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया। अगला पॉइंट कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो ये की गई बंगलुरु में, जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रिज्म, प्रिज्म जो है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो प्रिज्म द्वारा जो सबसे अधिक विचलन जो सर्वाधिक होता है, कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है? तो वो दोस्तों है बैंगनी कलर। बैंगनी कलर यानी प्रिज्म द्वारा बैंगनी कलर का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एक सरल जो दूरदर्शी है, कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो एक सरल दूरदर्शी कम से कम 2 उत्तल लेंसों से बनाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो लाल कमल का फूल है और हरे प्रकाश में देखेंगे तो दोस्तों काला दिखाई देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर उड़ते हैं क्योंकि रडार संसूचन से बचाव के लिए, रडार संसूचन के बचाव के लिए युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो शीशे के रजतन के लिए सिल्वर नाइट्रेट जो यौगिक है, वह प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी से यदि आकाश को देखते तो वो काले रंग का दिखाई देता। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो हीटर के जो तार होते हैं दोस्तों, वो नाइक्रोम धातु से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है, वो 5 माइक्रोन से कम होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया दोस्तों नांगल में, जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है, वो किस पदार्थ से लेपित होती है? तो टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है, वो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से जो है लेपित होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह दोस्तों कार्य करता है दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलों से प्राप्त होती है। यानी जो स्वचालित कलाई घड़ियां हैं, उनमें जो ऊर्जा मिलती है, वो हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों
ट्रैक किया जा सकता है। तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो डॉपलर प्रभाव के द्वारा पृथ्वी से स्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हवाओं में दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगला पॉइंट है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण जो है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो भारत में मीट्रिक प्रणाली वर्ष 1957 में प्रारंभ की गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऊष्मा के हस्तांतरण का क्या कारण है? तो ऊष्मा के हस्तांतरण का कारण है तापांतर। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो वो दोस्तों होता है काला रंग। काला रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो डीजल इंजन में कोई भी स्पार्क प्लग नहीं लगे होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति जो होती है वो बंद हो जाती है? तो वो दोस्तों है परम शून्य ताप पर आणविक गति बंद हो जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी से मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा, यानी आयतन अपरिवर्तित रहेगा, आयतन ज्यों का त्यों बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो टेलीफोन में दोस्तों कार्बन माइक्रोफोन प्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो वो अध्ययन किया जाता है साइबरनेटिक्स जो है स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है मानव एवं यंत्रों के मध्य। अगला पॉइंट कह रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे जो हानिकारक विकिरण है वो कौन सी है? तो वो दोस्तों गामा विकिरण सबसे ज्यादा मनुष्य के लिए हानिकारक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की। या एनरिको फर्मी ने कौन सी अवधारणा दी? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अवधारणा दी। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्त प्रयुक्त की जाती है? तो वो दोस्तों एक अपसाइड ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो वो दोस्तों है द्रव्यमान भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो तड़ित चालक जो होते हैं वो तांबे धातु से बनाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? तराजू की रीडिंग घट जाएगी। यदि गहरी सांस लेता है तो तराजू की जो रीडिंग होगी वो घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। और अगला पॉइंट कह रहा है कि किस तारे का रंग, यानी किसी जो तारे हैं, किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो तारे का रंग दोस्तों प्रदर्शित करता है उसका ताप, तारे का कितना ताप है वो प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 ग्राम होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कल वाले में भी आया था पॉइंट। तो कल्पक्कम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में कई बार क्वेश्चन ये बना हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का अर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस जो है ये उच्च दाब और निम्न ताप पर
एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। किन स्थितियों में? एक तो उच्च दाब की स्थिति में और निम्न ताप पर क्रिया कर सकती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आवृत्ति जो मॉड्यूलेशन है एफएम में आयात परिवर्तनशील होता है अथवा नियत। तो इसमें कह रहा है कि आयाम जो होता है वह नियत रहता है, यानी आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम जो होता है वह नियत रहता है, न कि परिवर्तनशील। अगला पॉइंट कह रहा है कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो वो दोस्तों है व्यक्तीकरण की क्रिया, जो कि ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नीले कांच की प्लेट, नीले कांच की जो प्लेट है धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? ये नीले कांच की प्लेट है और धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये नीला रंग संक्रमित करती है, क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अपमार्जक, अपमार्जक मिलाने पर पानी की पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव जो होते हैं वह घटने लगते हैं, यानी घट जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग देखते हैं कि यदि तांबे के तार को दुगना कर बढ़ा दिया जाए, तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? तो यदि तांबे के तार को दुगना करते हैं तो प्रतिरोध उसका 4 गुना हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि ईसीजी, ईसीजी कई बार आरओ या आरओ आपके यूपीपीसीएस में पूछा गया है, वन लाइनर में भी पूछा गया है और ये पूछा मैचिंग में आया है क्वेश्चन कि ईसीजी का संबंध किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो ये दोस्तों ईसीजी हृदय से संबंधित है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो वो दोस्तों है ध्रुवण। अगला पॉइंट कह रहा है कि वायु शीतलन, वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक जो है उपयुक्त होता है? तो वायु शीतलन जो है ये गर्म एवं शुष्क जलवायु दोनों क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो वह दोस्तों है दूरबीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो वृत्ताकार पथ यानी एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की जो गति होगी वो किस प्रकार की गति होगी? तो वो दोस्तों समान चाल एवं परिवर्ती वेग की गति होगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाएं तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव जो है उबलने लगता है, यानी वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाए तो जो द्रव है वो उबलने लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो समुद्र की लहरों में द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और साथ ही साथ गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भंडारित होती है। समुद्र की लहरों में तीनों ऊर्जाएं होती हैं, द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? और वो कहलाता है क्यूरी तापमान। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतया वक्राकार क्यों होती हैं? जो संगीत समारोह की जो छतें होती हैं वह वक्राकार होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि वह शोर का अवशोषण करती हैं, शोर का अवशोषण करने के लिए वो वक्राकार होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, तो गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? गिरने के दौरान दोस्तों वह कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थिर बनी रहेगी, यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वह स्थिर बनी रहेगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि चंद्रशेखर सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारतीय मूल के जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखरण सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छेद यानी जिसे ब्लैक होल कहते हैं संबंधित शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था एस चंद्रशेखर को।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कोट वाले प्रश्न और कथन कारण वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर भी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किसी भारतीय वैज्ञानिक को यानी किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है चंद्रशेखर वेंकट रमन, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का जो पथ होगा वो कैसा होगा? तो पथ दोस्तों दीर्घवृत्तीय पथ होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है, यानी जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतया एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि जो ब्रश करते समय बालों पर जो स्थैतिक विद्युत आवेश होता है वो प्रेरित होता है, यानी बालों पर जो है स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होता है। अगला पॉइंट कह रहा है यंत्र दिए हुए हैं और इससे संबंधित सिद्धांत दिए हुए, ये देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वन लाइनर कथन कारण वाले भी बनते हैं। जैसे भाप का इंजन जो यंत्र है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण जो है ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो व दूरदर्शन जो है ये विद्युत चुंबकीय संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वहीं बात करें वायुयान की, तो वायुयान जो है ये बर्नौली का तरल गत विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगला हम लोग यंत्र देखते हैं, यंत्र के साथ साथ सिद्धांत उनके क्या है? सोनार जो है ये प्रसरप तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, और प्रकाशिक जो रेशे हैं तंतु ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोटोसेल जो है ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। नाभिकीय रिएक्टर जो है ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं कि संस्थान का नाम पूछ लिया और कहाँ स्थित है, तो हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं संस्थान और स्थान। जैसे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है आपके। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये भी देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान नई दिल्ली में। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जादूगोड़ा में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर में है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म जो है ये भी संस्थान मुंबई में है। और आगे हम लोग देखते हैं कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस संस्थान ये नासिक में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला संस्थान पुणे में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये भी पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये दुर्गापुर में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान ये कराईकुड़ी में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये भावनगर में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बंगलुरु में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला ये भी आपका बंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान ये आपका बंगलुरु में है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से दोस्तों एक ना एक अनुसंधान और उनसे संबंधित स्थान पूछ सकता है। पणजी हो गया। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि युक्ति और ऊर्जा का रूपांतरण। जैसे युक्ति और ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे विद्युत हीटर की जो युक्ति है ये किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार की जो बैटरी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की जो ऊर्जा है वो पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प जो इंजन है ये ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अगला कह रहा है कि जलता हुआ जो कोयला है ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विद्युत बल्ब
जो युक्ति है ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और अगला जो पॉइंट है आपका जो टरबाइन है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जो चुंबक है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु जो बम है ये रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, और विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये जो युक्ति किसमें रूपांतरण होता है, यहाँ से आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं, और दूसरी चीज़ कोड और कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा युक्ति और ऊर्जा रूपांतरण। इसके साथ प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान देखे जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित और भौतिक विज्ञान से संबंधित, और यंत्र कौन सा यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये हम लोगों ने देखा। तो इसमें जो भी पॉइंट थे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और आज हम लोगों का जो है भौतिक विज्ञान का वन लाइनर एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, और कल जो है ये रसायन विज्ञान से संबंधित वन लाइनर आपको मिलेगा, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग देखना चाहें तो चैनल पे जा करके जो पिछली वीडियो आप ना देखे हों चैनल पर जा करके और चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। एनसीईआरटी वन लाइनर का आपका साइंस है, और वन लाइनर आपका एनसीईआरटी आपका इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है, और साथ-साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी और पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट है। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे तो आप लोग चैनल पर जा करके चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।